सबसे पहले मैं आज आदरणीय रमाकांत जी को मैं प्रणाम करता हूँ, भाभी को प्रणाम करता हूँ। और उनकी कहानियों पर तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सुबह से हम लोग सुन रहे हैं बातें, लगभग अधिकांश कहानियों पर बातचीत हो चुकी है, तो मैं उस तरह से उन पर नहीं कहूँगा। लेकिन ये मैं जरूर यहाँ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि एक चित्रकूट में कहानी शिविर हुआ था। वो दूसरा टर्म था। पहला कहानी शिविर शायद 1982 में हो चुका था अमेरिकन में, और 1986 में चित्रकूट में जो कहानी शिविर हुआ था, तब मैं बीएससी का छात्र था इसी कॉलेज में, और उसमें कुछ कहानियाँ लिख चुका था। और सीखने इसमें बिल्कुल हम लोगों ने रिसोर्स पर्सन, कहानी सिखाने वाले जो रिसोर्स पर्सन जो रहे उनमें रमाकांत सर थे, स्वयं प्रकाश और भाव समर्थ जी थे, कमला जी थे। तो एक तरह से मुझे लगता है वो जो 10 दिन का शशांक जी कहानियों के साथ वो जो 10 दिन जो जुड़ने का, मिलने का, उसकी पैतरेबाजियों का, कहानी क्या होती है, कैसे होता है, उन सारी चीज़ों को खंगालने का वो मेरे जीवन का एक बड़ा अविस्मरणीय अवसर था। और संयोग की अच्छी बात ये कि रमाकांत जी खैरागढ़ में रहे हैं, तो कभी भी उस तरह की कोई उलझन हो, कुछ जरूर इस तरह की बात करने की लगे तो हम लोग फोन में बात कर लेते थे, या तो कभी ऐसा भी हुआ, और ये उस समय हुआ जिस दौर की चर्चा अभी जयप्रकाश कर रहे थे। कहानी का शिल्प बहुत तेजी से 90 के बाद में बदला, और वो इस तरह तेजी से बदला था कि पुराना जो शिल्प है वो खारिज हो रहा था, और वो एक कहना चाहिए कि किसी काम का नहीं समझा जा रहा था। जबकि उस फॉर्म में जितनी ताकत बची हुई थी उसको भी ठीक से देखा परखा नहीं गया था। लेकिन जो नई लहर, जिसको नाम दिया गया है कि जादू यथार्थवाद, या हंस के प्रभाव से लंबी कहानियों का जो दौर में शुरू हुआ, उन लंबी कहानियों के दौर में एक तरह से वैसी स्थापनाओं को कहानी के केंद्र में ले आया, जिसकी चर्चा जयप्रकाश कर रहे थे कि वो कहानियां नहीं है, वृत्तांत। वे कहानी कहते हुए बहुत ज्यादा सामाजिक विमर्श में चली जाती है। तो उस तरह के दौर से जब मैं खुद कहानी को पढ़ते हुए या लिखते हुए गुजर रहा था, तब मैं रमाकांत जी के यहाँ पहुँच जाता था कि ये जो चल रहा है वो है क्या, उसकी ये कितना सही है, कितना गलत है, कितना ले, कितना छोड़ें। तो इस तरह की ऐसे शंकाओं के समाधान के लिए हम लोग आपस में बोलते बताते रहे, और मैं उन्हें मेंटर के रूप में ही आज भी देखता हूँ। तो वो हमारे मेंटर रहे हैं रमाकांत जी, और उनकी कहानियों के बारे में आज सुबह से जो चर्चा हो रही है, तो उसमें आपने देखा होगा कि और लगभग सारी विशेषताओं का जिक्र आ चुका है। उनकी शुरुआत से लेकर के अभी की कहानियों तक की जो विशेषताएं हैं वो लगभग लाया जा चुका है। मैं कोशिश करूँगा कि शायद 2-4 ऐसी कहानी जो जिसकी चर्चा सिर्फ नहीं हुई, वो मैं आपके सामने थोड़ा सा रखूँ। यह है कि मैं ये देखता हूँ कि उनकी कहानियों का जो पूरा परिवेश है वो हमारा इस हद तक जाना पहचाना है कि हमारा गली मोहल्ला ही लगेगा। अभी जो छत्तीसगढ़ है, रमाकांत जी खैरागढ़ में रहते थे, और पूरा जो छत्तीसगढ़ है उसको उस तरह से नहीं कह सकते थे कि रायपुर जो है महानगर हो चुका है। रायपुर भी लगभग छत्तीसगढ़ का एक जरा सा उन्नयन या जरा सा विकास के रूप में उस समय में मौजूद था। तो उस समय जो छत्तीसगढ़ के रहवासियों की जो दशा थी वो कमोवेश आप उनकी पूरी कहानियों में पाएंगे।
जो पूरा लंबा सिलसिला है खैरागढ़ में रहते हुए उन्होंने जितने किरदार अपने आसपास के और साथ वालों के जो दिए हैं, वो सब हमको लगता है कि वो कुछ मुझे भिलाई में मिल जाएंगे, कुछ मुझे दुर्ग में मिल जाएंगे, या कुछ और कहीं आसपास उस तरह से मिल जाएंगे। तो उन सब चीज़ों पर जो है वो आते हैं। मैं एक चीज़ और जो नोट कर रहा था कि वो रमाकांत जी जहाँ रहते थे, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का हम लोग इसको कहेंगे छत्तीसगढ़ियापन, है ना, उसकी जैसे कहें कि उसको बहुत विवेचनात्मक ढंग से देखें। उनका विश्लेषणात्मक जो है उनका आकलन ये उस तरह से रहा है कि वो छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनकी दशा है, उनकी कार्यशैली है, जीवन शैली है, उसको वो बहुत करीबी से उन्होंने देखा है। इसीलिए जो है अमेरिकी राष्ट्रपति और केड़गी मास साहब जैसा एक कैरेक्टर हमको दिखाई देता है। और वो तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह से उन्हें वहाँ मिला है, उस तरह से कमोबेश ऐसे तमाम जो कस्बे हैं वहाँ हमको उस तरह के जो केड़गी मास साहब है उपलब्ध मिलेंगे। जिन मतलब ये ऐसे लोग हैं जो आते हुए विकास का जो विध्वंसकारी है और जितनी चकाचौंध के साथ वो आ रहा है पूरा विकास, उसके कुछ चीज़ों की सराहना तो करते हैं, लेकिन उसके साथ उनका समर्पण उस तरह से नहीं। जैसा कि हम बात की जो नई पीढ़ी है उसमें देखते हैं, नई पीढ़ी जिस तरह से वो उनके लिए यह जो सेंस है, वह सेंस जो केड़गी मास साहब ने बचा करके रखा हुआ है, वो जो सेंस है वो अंतिम छोर पे है। और मुझे इसे पढ़ते हुए ये भी लगा था कि रमाकांत जी ने इस कहानी को एक बड़ा कमजोर सा उस केड़गी मास साहब की शक्ति, क्योंकि कारपोरेट जो वर्ल्ड है, अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियों का जो पूरी ताकत है, वो सबको अपने ताकत और बुलडोजर से सब कुछ रौंदता चला आ रहा है। उसमें ऐसे कैसे जो है ये इस किस्म के जो केड़गी मास साहब, जिनके भीतर वो धोती और कुर्ता उनका पहनावा है और वो जीवन भर को वही पहनते, तो उसको वो कैसे बचा करके रख ले पा रहे हैं। तो उसको बचा करके रखने की जो ताकत है वो किसी, मुझे उस कहानी में आया है, मैं वाक्य उस तरह से नहीं बता सकूंगा, लेकिन वो कहानी में इस तरह से आया है कि इसमें जो नैरेटर है वही कह रहा है कि आपको जो है अपनी शक्तियों का कुछ दूसरी तरह से उत्थान, कुछ दूसरी शक्तियां खोजनी चाहिए। तो कमोवेश मैं ये सोचता हूँ कि सर जो है केड़गी मास साहब के बहाने जो है वो केड़गी मास साहब एक प्रतिनिधि है, और वो जो है समूची तीसरी दुनिया के जो लोग, तीसरी दुनिया का जो बाशिंदा है, जो विकास में खड़ा हुआ है, जिनके यहाँ कई तरह की जहालत है, लेकिन उसके बावजूद उसके भीतर जो एक स्वावलंबीपन है, उसका अपना जो स्वाभिमान है, और उस स्वाभिमान को वो किसी हाल में उस तरह से वहाँ गिरवे नहीं रखने देना चाहता। तो उस ताकत के सामने केड़गी मास साहब की हैसियत कुछ भी नहीं है। फिर भी ये है कि उस ताकत को जो अमेरिकी जो शक्ति है वह पछाड़ नहीं पा रही। उस पात्र की ताकत, वो उस कमजोर पात्र की ताकत है कि उसकी शक्ति को जो पूरी जो बुलडोजर चला आ रहा है वह उसको रौंद पाने में असफल है। ये जरूर है कि आज नहीं तो कल वो किसी दशा को या किसी गति को प्राप्त होगा। तो एक तो मुझे ये इस तरह की जो खूबी है वो उस तरह से ढूंढ पाने में लगे। दूसरा, उस कहानी का जिक्र मुझे लगा था कि यहाँ होना चाहिए था, और बाकी जो वो नहीं हो पाया, तो चलिए वो अच्छा ही है। अब वो कहानी में मुझे लगा राजा जनक। राजा जनक तो मुझे लगता है हिंदी की उस अवधि की अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी, वह बहुत महत्वपूर्ण जगह में छपी। पहलकर कहानी की शान 1985 का, अगर आप लोगों में से जिनको याद हो तो वो एक बहुमूल्य और एक यादगार, उसमें विश्व साहनी से शुरू होकर के स्वयं प्रकाश हैं, रमाकांत जी हैं, और कहानी काशीनाथ सिंह है, तमाम जो सारे जो
शीर्षस्थ कहानीकार, उन कहानियों के बीच में वो कहानी गाया जाए। मुझे लगता है कि शायद मैं अपने पहले उस समय जब मैंने उसका पाठ किया था या पढ़ा था, तो मुझे वो कहानी उस तरह से अपील नहीं की थी। जब ये लगा था कि एक भ्रष्ट ठेकेदार है, वो जाकर के अपने लोगों को शोषण कर रहा है, और बस उसी की कहानी है, उस भ्रष्ट ठेकेदार के शोषण की कहानी है। लेकिन मैं जब दोबारा फिर इधर मैंने उस कहानी को देखा, मुझे लगा कि रमाकांत जी की उस श्रेणी की कहानियां कम है। आमतौर पे वो जो हास्य व्यंग्य का एक चाशनी जो उनके पास एक इंटरनल उनके पावर के रूप में मौजूद है, वो हमेशा जो चला आता है, वो यहाँ भी है। लेकिन यहाँ होने के बावजूद यहाँ उस कहानी में जो बहुत लंबी कहानी है, और उसको पता नहीं क्यों उसमें लंबी कहानी के शीर्षक से नहीं दिया गया, लेकिन वो लंबी कहानी है। तो जिस इंटेंसिटी के साथ वो कहानी शुरू होती है और बहुत लंबी कहानी है, आप उसको पढ़े बिना नहीं छोड़ सकते। उसमें है ये कि गिद्धू भाई नाम का जो भ्रष्ट जंगल का ठेकेदार है, वो एक चंद्राकर जी हैं जो नरेटर है, उसे अपने बहना जी की एक तरह से उपकृत करने के लिए इसलिए लेके जाता है क्योंकि चंद्राकर जी के जो बड़े भाई हैं वो वन जो पर्यवेक्षक या जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो होकर के वहाँ आ गए। तो चूंकि उस सिलसिले में उन्हें उससे काम पढ़ना है या उसके उनको वो नाटक बनाना चाहते हैं, इसलिए वो उनको उपकृत करके उनको खाना पीना करा करके वो अपना ये लेते हैं। तो एक यात्रा तो ये होती है जिसमें गिद्धू भाई अपनी जो शहनशाही, अपनी जो रियासत है, एक तरह से जहाँ उनके ठेके चलते हैं वहाँ वो किस तरह से पेश आते हैं, उसका ऐसा नमूना उस कहानी में मुझे मिला कि वो जो एक टुकड़ा मिला, और मैंने ये देखा कि गिद्धू भाई जैसे जो ठेकेदार हैं, जो स्वयं एक बहुत शक्तिशाली रूप से जिनका वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके भीतर पूंजी, उसकी सत्ता, उसका गुरूर, उसका घमंड किस तरह से अपने अधीनस्थों एक कीड़े मकोड़े की तरह से समझने की जो क्षमता है वो उसके अंदर आ चुकी। क्योंकि उस कहा वो जब गिद्धू भाई के साथ उस बैठक में पहुंचे हुए हैं अपने मित्र सक्सेना के साथ, तब वहाँ एक ऐसा नौकर है, वो नौकर 10 मिनट तक वहाँ पर उन्होंने जो भी पानी है, गिलास है, खाने का सामान है ले आया है, वो नौकर वहाँ 10 मिनट तक खड़ा हो गया। तब गिद्धू भाई वो ये कहता है कि देखा, तुम्हारे सक्सेना जी को संबोधित करते हुए ये कहता है कि देखा हमारे यहाँ का डिसिप्लिन, मैं इसे जब तक मेरी बात मैं जब तक नहीं कहूँगा ये हिलेगा नहीं, रात भर खड़ा रहेगा। और फिर एक वाक्य आता है, ये है हमारी ट्रेनिंग। तो उस ट्रेनिंग से जो है मुझे लगा कि ये हिटलर आकर के खड़ा हो गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो जिम्मेदार सबसे मक्कार और जिसको हम लोग दर्जा देते हैं कि विश्व का सबसे घिनौना व्यक्ति कोई है तो वह हिटलर है। तो इस कहानी में जो गिद्धू भाई है, उस बैठक में जब यह वाक्य कहता है कि ये है हमारी ट्रेनिंग, मेरी आज्ञा के बगैर वो यहाँ से हिलेगा। तो ये 1985 या 1980 की लिखी कहानी है। तो उसमें ये देखने की जरूरत है कि भारतीय विकास और उसमें इस तरह के जो धंधेबाज लोग, उनका किस तरह से वो किस दिशा में जा रहे थे, उसका एक संकेत हम उस गिद्धू भाई के रूप में पा सकते हैं। उस गिद्धू भाई ने उस उभरते हुए जो होता हुआ जो विकास, उस विकास की क्रूरता, उसकी मक्कारिता को हम उस वहाँ पर देख सकते हैं कि वो किस तरह से क्रूर और मक्कार और एक किसी की परवाह नहीं करने वाला हुआ जा रहा है। कहानी का एक हिस्सा ये होता है, फिर दूसरा हिस्सा, अच्छा इस कहानी में एक अच्छी बात यह आती है कि वो जो चंद्राकर जी, जब चंद्राकर जी को यह आभास कराया जाता है कि भाई
अब आपको ले आए हैं, अब आपके बहाने से हम मेरा जो भी काम होगा वो आपके बड़े बड़े भाई से करवाएंगे। तो वहां पर जो मध्यवर्गीय चंद्राकर थे, मुझे वो वहां पर देखे कि एक उसका जो मध्यवर्ग होते हुए जो चंद्राकर उसके भीतर अपना अस्मिता बोध इस तरह से सांप की तरह से बिल्कुल फनकार कर खड़ा हो जाता है और वो तुरंत धुतकार देता है कि मैं हूँ और तुम हो। मुझे इस तरह से अपने भाई के उसकी हैसियत से तुम देखना बंद करो। अगर उस हैसियत से देखते हो तो मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। बात बहुत कड़वे नुक्ते पर चली जाती है, लेकिन उनकी और शक्तियों के बीच बचाव से बहुत खत्म। तो एक पहले हिस्से में ये होता है। राजा जनक के दूसरे हिस्से में फिर वही विद्रोही है, 1-1.5 महीने या 2-3 महीने के बाद अंतराल में फिर प्रकट होता है, फिर वही स्थितियां बनती हैं और वो उनको इंटरटेन करना चाहता है और उसके लिए फिर चंद्राकर जी को लेकर के जाते हैं। तो इस बार अपने कोई बिल्डिंग या जो ठेकेदार है सड़कों का निर्माण करने वाला अब उसके अपने उस मित्र के यहाँ लेकर के जाते हैं जो सड़क के किनारे जो चौकी है उसपे उसकी दादागिरी चलती है, उसका दबदबा है और वो कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ा हुआ है। तो बैठक की योजना वहीं बनती है, लेकिन चंद्राकर जी उससे परहेज करते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है। तो उससे जो चंद्रभान नाम जो दूसरे जो ठेकेदार हैं, बिल्डिंग ठेकेदार चंद्रभान, तो चंद्रभान कहता है कि नहीं चलो मैं तुम्हें और अच्छी जगह लेकर के चलूं। रात हो चुकी है और फिर चंद्रभान, गिद्धू भाई और चंद्राकर जो ये जो है फिर रात के अंधेरे में वो एक सुदूर मतलब उस स्थान से करीब 20-25 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाते हैं और बहुत घना जंगल है जहाँ कोई रोशनी का भी चिन्ह नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं मतलब इस चीज का कायल हुआ कि वो पूरा जो माहौल है, वह जो पूरा वातावरण है, चाहे वो पहले हिस्से में आया हो चाहे इधर हो, उस जंगल में प्रवेश करने का जो अनुभूति है वो इतना मार्वलस है, इतना अद्भुत है कि आप उससे बिल्कुल जुड़े रह जाते हैं और उससे उस माहौल से जुड़े हुए जब आप वहाँ जो घटित होता हुआ देखते हैं तो वो एक तरह से पतनशीलता का, मक्कारिता का एक नंगा नाच जो है हमको वो देखने में आता है। ये दोनों एक उस जंगल में छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ एक उनका एक नौकर रहा है, काम करने वाला लेबर ही है, दुकालू नाम से, और रात के अंधेरे में वो एक काफी दूर से जो है चिल्लाते हैं उसको दुकालू। तो पूरा जो है दुकालू निकल करके आता है और फिर उनको लेकर के जाता है। फिर उसके यहाँ गुल महुआ या जो भी उसका शराब के लिए है तो वो महुआ वहाँ पिलाई जाती है। वहाँ कुछ और भी घटना बचा है, वो ये है कि दुकालू की 2 बेटियां हैं, एक है लक्ष्मी और एक है सरस्वती। तो ये वो जो पूरा लोगों का जो पूरा कार्य व्यवहार है वह रोंगटे खड़े कर देता है। वो उस महिला उन बच्ची मतलब बच्चियां ही, ये नहीं है कि वो वैसे कोई उनकी शादियां नहीं हुई, 18 साल 16 साल की वो लड़कियां हैं, उनके साथ वो जो गिद्धू भाई है और आपका जो चंद्रभान है, उनका ऐसा जो है एक जिस तरह से उनका अधिकार वो उनका पूरा कब्जा है, इस भाव से वो पूरा का पूरा वो वहाँ पे अपनी जो कहना चाहिए कि जो दुष्चरित्रता है वो वहाँ पर कदम कदम पर उजागर करते हैं। तो और वो उस लड़कियां परेशान होती, वो अपनी मजबूरी में उस चीज को समझती भी है, लेकिन फिर भी वो उसको झेल जाती है। तो यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल ये आया कि यहाँ जो चंद्राकर जी हैं वो क्या करते हैं। जो चंद्राकर अपनी अस्मिता पर पहले हिस्से में बिल्कुल फनकार करके खड़ा हो गया था और गुस्से में उसको जो मटिया मेट कर दिया था उस पूंजीपति को, यहाँ पर उसकी आंख के सामने जो 2 लड़कियों के साथ में जिस तरह से नृशंसता और बदकारियां हो रही है उसको वो खुली आंखों से और देख रहा है और प्रतिक्रिया कुछ नहीं दे रहा।
तो यहाँ पर जो है मुझे पता नहीं कैसे मुक्ति बोध याद है, वह मुक्ति बोध जिनकी पंक्तियां अंधेरे में, कि वो जो पंक्तियां हैं कि अब तक क्या जिया, जीवन क्या जिया, उदंबरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनाक से तन गए, किसी व्यभिचारी के लिए बन गए बिस्तर, बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से मोड़ गए, बन गए पत्थर। तो ये मध्यवर्गीय जो चरित्र है उसके यह भी परत है और ये भी परत है। उसको अपनी अनेक कहानियों में रमाकांत जी ने जिस तरह से वो हमारे सामने लाया है और जिसकी वो बढ़िया से उस तरह से व्याख्या हो चुकी है, तो वो मुझे ये लगा कि यही जो चीजें हैं रमाकांत जी बहुत पावरफुल ढंग से अपने उन चरित्रों के बहाने से यह जो पूरा घटित है उनकी क्रूरता और ये जो सामाजिक परिवर्तन या जो दशा निर्मित हो रही है उसको वो दिखाने की कोशिश इस कहानी में की है। मुझे लगता है कि हो गया है। आपका शुक्रिया।